हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे विच डील्स अराउंड लीगल कंप्लाइंसेस बाय स्टार्टअप इन इंडिया। तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कौन कौन लोग स्टार्टअप की डेफिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज़ देयर, जो एलएलपी एक्ट 2008 है उसके अंदर आपका इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। पार्टनरशिप्स are also eligible for startup provided they are registered under Partnership Act 1932. Then we have a one-person company under Companies Act 2013, which are also eligible for registration as startup. Okay. Then startup के लिए eligibility क्या चाहिए हमें? ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अभी हमने जो डिस्कस किया। अब एलिजिबिलिटी में क्या है कि आपको इनकॉर्पोरेट हुए हुए या एग्जिस्टेंस में आए हुए 10 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। किसी भी फाइनेंशियल ईयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस में आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। जो आपकी कंपनी एलएलपी या पार्टनरशिप है दैट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस। सो इस कैटेगरी में आपका काम होना चाहिए। स्केलेबल बिजनेस होना चाहिए जिसमें हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इंक्रीज किया जा सके एंड वेल्थ जनरेशन के मौके हों और हाई क्वांटिटी में वेल्थ क्रिएट की जा सके। देन आपको एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सेटअप फॉर दिस पर्पस। एंड लास्टली एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी कोई ऐसी एंटिटी है जिसको आप स्टार्टअप में रजिस्टर करना चाह रहे हैं और वो किसी ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग एंटिटी जो ये कंडीशन शायद पूरी करती हो या ना करती हो उनसे स्प्लिट होके बनी है या रीअरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन के रूप में बनी है स्प्लिट होके, तो वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं मानी जाएगी। वैसी एंटिटी एक फ्रेश एंटिटी होनी चाहिए फुलफिलिंग द अबव कंडीशंस। ओके, अब लीगल एस्पेक्ट्स पे अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप को आपको पिक्चर में लेके आना है तो आपको उसकी इनकॉर्पोरेशन करनी है। तो उस इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से वो इनकॉर्पोरेशन करनी है। वंस आपकी ये जो एंटिटी है वो इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसको कुछ बिजनेस लाइसेंसेस लेने पड़ सकते हैं। वो बिजनेस लाइसेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस हो सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, प्रोफेशनल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट में रजिस्टर हो रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी हर स्टेट में एप्लीकेबल है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट इनवेरिएबली हर स्टेट में एप्लीकेबल है। अगर आप फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, एफएसएसएआई की रजिस्ट्रेशन चाहिए। देन हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वर्क। लिकर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या कुछ ऐसे लाइसेंसेस जो पर्टिकुलर आपके ट्रेड या बिजनेस से रिलेट करते हैं, तो वो लाइसेंसेस आपको एज ए रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस के रूप में ऑलरेडी आपके पास होने चाहिए बिफोर आप उस ट्रेड में या बिजनेस में कोई भी काम आगे बढ़ाएं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम इसमें आगे बात करें तो किस किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे आप इनकॉर्पोरेशन करेंगे तो आपकी पार्टनरशिप डीड हो गई, आपके पास एलएलपी एग्रीमेंट होना चाहिए विच अगेन इज ए सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। देन उसके बाद आपकी कंपनी का मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल हो गया। देन आपका कोई अगर कुछ शेयर होल्डर्स हैं उसके अंदर तो शेयर होल्डर्स में आपस में कोई अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है तो वो एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट होना चाहिए। किसी तरह का आप अपने किसी भी पार्टी से कोई नॉन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज ना हो उसके लिए कोई एनडीए एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो वो एक एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए या एटलीस्ट उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। कोई लेटर ऑफ इंटेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फॉर्मेट्स जो आप अपने किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से या वेंडर से आप एंटर करना चाह रहे हो वो होना चाहिए आपके पास। कोई टेक्निकल एग्रीमेंट सच एज टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट, होस्टिंग एंड अदर सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट। आईपीआर मैनेजमेंट के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कॉपीराइट के कुछ एग्रीमेंट के फॉर्मेट्स होने चाहिए। या अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड एग्रीमेंट्स हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल को एंगेज कर सकते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट इन एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को जनरेट करने में और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेवल पे बनाने में आपकी मदद कर सकता है। देन अगर हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनीज एक्ट और एलएलपी के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो आपको हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है। साल में कम से कम आपको 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती हैं, उसकी रेलिवेंट आपको एनुअल फाइलिंग भी करनी पड़ती है विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज।
एनुअल फाइलिंग में आपका MGT7, AOC4 जैसे डॉक्यूमेंट आ गए, जिसमें बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स, ये सब चीज़ें जाएंगी। ADT1 की फाइलिंग होगी, जिसमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट की डिटेल आपको ROC को फर्निश करनी पड़ती है। देन यू हैव टू कंपल्सरी मेंटेन सर्टन बुक्स एंड रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफ चार्ज, रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड असेट्स, so on and so forth, register of shareholders. These are the registers which you need to maintain as per the requirement of Companies Act. देन इनकम टैक्स की कंप्लायंस की बात करें तो एनुअल रिटर्न्स तो आपको फाइल करनी ही है। सपोज आपको कोई TDS आप किसी का काट रहे हैं तो TDS की रिटर्न्स आपको क्वार्टरली फाइल करनी होंगी, जो साल में 4 TDS की रिटर्न्स हो गई। उन TDS की रिटर्न्स में आपको जैसे सैलरी की रिटर्न अलग जाएगी, आपकी नॉन सैलरी की रिटर्न अलग जाएगी। देन आप सपोज किसी को नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एक TDS की रिटर्न अलग जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से TDS की रिटर्न के साथ कंप्लायंस करनी पड़ेगी। TCS की रिटर्न भी हो सकती हैं जो आपको फाइल करनी पड़ सकती हैं। देन इनकम टैक्स में आपको क्या बेनिफिट भी क्या मिल रहा है कि 3 साल का तो आपको टैक्स हॉलिडे मिलेगा आउट ऑफ द 7 ईयर ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन। तो उसमें आप कोई भी 3 साल आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं जिसमें आपको टैक्स हॉलिडे रहेगा। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है इसके अंदर। कोई इंडिविजुअल अगर अपना हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर आप किसी एलिजिबल स्टार्टअप में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको भी इनकम टैक्स की सेक्शन में बेनिफिट मिलता है, जिसमें वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बच सकते हैं वो। देन GST कंप्लायंस की बात करें तो आपको एनुअल GST की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, मंथली GST की कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें TDS की कंप्लायंस है, GST में भी TDS कटता है, अगर आप वो TDS काट रहे हैं तो उसकी भी रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेंगी। तो GST की ये कंप्लायंसेस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देन हम अब आते हैं लेबर लॉ के ऊपर। तो लेबर लॉ में कुछ प्रिडोमिनेंट लॉज हैं जिसके ऊपर आपको कंप्लायंसेस ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है। तो इसमें अगर आपकी कोई लेबर है, उसकी कोई ESI डिडक्शंस आप कर रहे हैं और आपको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के तो मंथली बेसिस पे ESI की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और वो कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ेगा डिपार्टमेंट्स के साथ। सिमिलर थिंग गोज फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। उस केस में भी आपको अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि PF के लिए एलिजिबल हैं, उन केस के लिए आपको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को क्लब करके मंथली बेसिस पे डिपॉजिट कराना पड़ेगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज देयर, इसकी कंप्लायंसेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप कुछ इंडस्ट्री चला रहे हैं। देन ट्रेड यूनियन एक्ट इज ऑल्सो देयर, वो भी अगर कोई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं और कोई ट्रेड यूनियन बनी हुई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको इन सब लॉज की कंप्लायंस के बारे में ध्यान रखना पड़ सकता है। तो अगर हम कंक्लूड करने के लिए बात करें तो हमें ये समझना चाहिए कि लीगल रिक्वायरमेंट बहुत ही क्रूशल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंप्लायंस विद द रेलिवेंट लॉ वेयर द स्टार्टअप इज डूइंग बिजनेस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल सेटअप एंड एफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप। एंड लास्टली, लॉन्गेविटी ऑफ द स्टेबल इज डिपेंडेंट ऑन हाउ सिक्योर द लीगल फाउंडेशन इज। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इन सब एरियाज पे आप अपनी टीम डेवलप करेंगे या किसी से बाहर से प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो वो आपको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपको स्टार्टअप के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस करनी पड़ सकती हैं और उन कंप्लायंसेस को कैसे करें। तो इतने छोटे वीडियो में इन कंप्लायंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बात की जा सकती, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पे इन हमें और डिटेल में नॉलेज चाहिए तो you let me know. I will make video according to that requirement. Thank you so much for watching this video. Have a great startup ahead.